हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी इस पढ़ाई के सिलसिले में अब देखिए आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। धीरे-धीरे आपके एग्जाम्स की डेट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अपनी तैयारी पर अच्छे से फोकस स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी के इस सिलसिले को जारी रखिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मार्खोर दिवस घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है किस दिन को आप ये जो अंतरराष्ट्रीय मार्खोर दिवस है ये घोषित किया गया है। ये किसे घोषित किया गया है? 24 मई को। ठीक है, तो देखिए 2024 में ही ये पहली बार मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्खोर दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मार्खोर। मार्खोर का मतलब है ये जो है ना, ये जंगली बकरा है मार्खोर जो है। ठीक है, ये जंगली बकरा है और इसको बचाना और इसके जो प्राकृतिक आवास है इसको संरक्षित करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए एक बार हम जान लेते हैं मार्खोर है क्या। तो मार्खोर को वैसे तो हम जंगली बकरा कहते हैं, ये जंगली बकरे की एक प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैप्रा फैल्कोनेरी। ठीक है, और ये जंगली बकरे की एक प्रजाति। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है अफगानिस्तान में, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन सहित ये कहाँ मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें भी ये पाया जाता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये शामिल है। रेड लिस्ट में जो शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं जो वल्नरेबल होती है, जो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर होती हैं, जो प्रजातियां वृक्षों की हो या पशु पक्षियों की हो, उस वो रेड लिस्ट में शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। मार्खोर इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका कैप्रा फैल्कनी है, बकरे जंगली बकरे की ये प्रजाति है और कहाँ कहाँ पाया जाता है हम ये देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक खेलों को उसमें हिस्सा लेने के लिए, खेलों को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पहल शुरू की गई है, तो देखिए उस पहल का नाम है लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं पहल कौन सी है। हैशटैग तो आप देख ही लेंगे, लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, ये पहल शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? देश भर के लोगों में सोशल मीडिया के जरिए लेट्स मूव इंडिया पहल को बढ़ावा देना। ठीक है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। चलिए इस पहल में क्या होगा? 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर, देखिए इससे आपको एक चीज और पता चली, ओलंपिक दिवस हम कब मनाते हैं? ओलंपिक दिवस हम मनाते हैं 23 जून को। देखिए वैसे तो हमने जितने भी दिवस हैं उनकी वीडियो कंप्लीट कराई हुई है, फिर भी हाँ, हमारी जो डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हम उन्हें सभी को कवर करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसे साथ साथ करते, इसे जो है नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इन्हें जरूर नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो 23 जून को हम क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। इसके अवसर पर क्या होगा? जो क्षेत्रीय स्कूल हैं इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं और जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उसको ये प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी पहल है। उससे क्या होगा, जो स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो खेलों के प्रति रुचि लेंगे, धीरे धीरे रुचि लेंगे, इनिशिएट लेंगे, तभी तो वो कहीं खिलाड़ी या कहीं उसमें जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चलिए ओलंपिक की बात कर लेते हैं। यह है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और देखिए इसके जो IOC के जो प्रमुख हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बैक। ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। ठीक है, देखिए ये ओलंपिक का लोगो है। आपने देखा होगा ये 5 छल्ले जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 5 छल्ले इस ओलंपिक का जो होता है ये साइन है, इससे आप पहचान सकते हैं ये ओलंपिक है। तो देखिए ये इसका मतलब क्या है? इसमें ना 5 कलर दिए गए हैं, ये ब्लू है, ये ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो इन सभी का एक मतलब है। इन सभी का क्या मतलब है? तो देखिए जो यूरोप को प्रदर्शित करता है वो है नीला रंग, तो ये जो ब्लू कलर है ये यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी यूरोप को दर्शाता है। ठीक है, पीले छल्ले की हम बात करते हैं, ये एशिया को बताता है।
ये जो येलो है ये किसको बताता है? एशिया महाद्वीप को बताता है। अब हम ब्लैक पर आते हैं, तो ये जो ब्लैक है ये किसको बताता है? ये अफ्रीका को बताता है। ठीक है, ग्रीन की बात करते हैं, तो ग्रीन किसे बताता है? ऑस्ट्रेलिया को ये बताता है। और अमेरिका की बात करें, जो ये जो रेड है ये बताता है, रेड अमेरिका को बताता है। ठीक है, तो देखिए ये ओलंपिक आपसे ये पूछा जाए, आपको ये पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है कि 5 जो ओलंपिक में जो छल्ले हैं वो 5 हैं, वो किसका किसको दर्शाते हैं? तो ये पांचों महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो 7 महाद्वीप हैं, परंतु अमेरिका को एक ही छल्ले से दर्शाया गया है, रेड कलर से। और आपको पता है आज की जो महाद्वीप है उसमें कुछ है नहीं। चलिए, है ना, अब हम बात करते हैं ओलंपिक की। तो जो पहला ओलंपिक है आपको पता है कहाँ खेला गया? वो एथेंस में खेला हुआ था, एथेंस में खेला गया। और ये कब हुआ था पहली बार? तो ओलंपिक हुआ था पहली बार, ये हुआ था 1896। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस भारतीय फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ अवार्ड जीत लिया है? देखिए कितनी बढ़िया बात है कि भारतीय फिल्म ने जीता है। ये क्या होता है? ये जो अवार्ड है ला सिनेफ, ये ना शॉर्ट मूवी के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसी भी शॉर्ट फिल्म के लिए ये दिया जाता है। तो भारत में जो मिला है, ये मिला है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये भारतीय की फिल्म है, शॉर्ट मूवी है, इसको ये ला सिनेफ अवार्ड मिला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? आपको पता है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। इसके छात्रों ने फिल्म बनाई है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसको 77वां, यानी ये जो कांस फेस्टिवल है, देखिए कांस फेस्टिवल से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो कांस फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? आपको पता होना चाहिए, ये फ्रांस में आयोजित होता है। ठीक है, ये इस बार कौन सा कांस फेस्टिवल था? ये था 77वां। ठीक है, तो इस 77वें कांस फेस्टिवल में हमारा जो पुरस्कार जीता है वो जीता है ला सिनेफ जो अवार्ड है, ये जीता है हमारे भारतीय ने। ये शॉर्ट मूवी है। ठीक है, इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे हैं ये रहे हैं, ये एक स्टूडेंट हैं देखिए अभी, और इन्होंने मूवी ये डायरेक्ट की है, शॉर्ट मूवी डायरेक्टर हैं, अभी स्टूडेंट हैं। तो इनका क्या नाम है? चिदानंद नाइक। इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको इसका लोगो ये है मूवी सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं ये दूसरे हैं। ये जो मूवी है, जो इनकी चिदानंद जी की मूवी है नाइक की, ये सेकंड है। भारत में कोई भारतीय द्वितीय है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इससे पहले जो ये प्रथम अवार्ड मिला था, पहली बार ये अवार्ड किसे मिला था भारत में? ला सिनेफ अवार्ड मिला था फ्रांस में। एक मूवी, शॉर्ट मूवी रही थी कैट डॉग। ठीक है, ये शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मूवी के लिए ये दिया जाता है। कैट डॉग इस मूवी का नाम है, आप देख सकते हैं। इसको अवार्ड मिला था, ये अवार्ड इसे मिला था 2020 में। ठीक है, और इसकी डायरेक्टर कौन थी? ये थी अस्मिता गुहा। अस्मिता गुहा डायरेक्टर थी। अब देखिए सिंपल से वे में समझते हैं। भारतीयों को ये जो लॉ सिनेफ अवार्ड है ये दूसरी बार मिला है भारत को। इससे पहले ये अवार्ड भारत को मिला था 2020 में। 2020 में मिला था कैट डॉग फिल्म, शॉर्ट मूवी। और इसकी डायरेक्टर कौन थी उस समय? वो थी अस्मिता गुहा। और अब 2020 के बाद ये सीधा अब मिला है भारत को 2024 में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ। बिम्स्टेक चार्टर कब अपनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये जो बिम्स्टेक चार्टर है ये कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 2022 में। तो देखिए बिम्स्टेक चार्टर आपको पता है श्रीलंका में जो आयोजित हुआ था, ये 5वां बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन, उसके दौरान इसे अपनाया गया था। बिम्स्टेक चार्टर देखिए है क्या? तो बिम्स्टेक चार्टर के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक चार्टर में क्या है? बिम्स्टेक के लक्ष्य, सिद्धांत और संरचना के बारे में बताने वाला ये एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। और ये चार्टर जो है बिम्स्टेक समूह को क्या करता है? लीगल पर्सनैलिटी का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब क्या है कि बंगाल की खाड़ी से क्या है, तटवर्ती और समीपी देशों का एक जो अंतरराष्ट्रीय ये आर्थिक सहयोग संगठन है, सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
आप इसे एक आध बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो शामिल देश हैं उन्हें एक बार इस बार मैप में यहाँ देख लीजिए। ये आपको पता ही है कहाँ का मैप है, इंडिया, ये श्रीलंका, ये है नेपाल, ठीक है, भूटान, आपको पता है ये क्या है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? 1997 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, ठीक है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, केवल 4 ही राष्ट्र थे बिम्स्टेक में, जो थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। ये जो म्यांमार, नेपाल और भूटान है ये इसमें बाद में शामिल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 2004 में इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम 2004 में इन्होंने कर दिया था बिम्स्टेक, ठीक है। अब ये यही नाम इसका चल रहा है। हालांकि ये जब म्यांमार इसमें शामिल हुआ 2004 में, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को मंजूरी दे दी है? देखिए आपको पता है धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। तो एक देश दुनिया में ऐसा है जिसने ये लॉ बना दिया है, इसके लिए कानून बना दिया है। तो इसके लिए जो कानून है वो किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन जो संघ है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून बना दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा पहला है दुनिया का ग्रुप अभी जिसने एआई को परमिशन दी है, कानून बनाया है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको रेगुलेट करने में एआई एक्ट की मंजूरी से प्रदान कर दी है, ठीक। अब इसकी हम बातें जरा देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, यूरोप और उसके बाहर जो भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यूरोपीय जनता क्या करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करेगी और उन टेक्नोलॉजीज का यूज करने के लिए उन्हें दुनिया उसे प्रमोट करेंगे ताकि दुनिया में लोग उसे उनके एआई यूज करें, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी लाएगी, इन्वेस्ट करेगी और इनोवेट करेगी। देखिए सिंपल सी बात है, उन्हें पता है अगला जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इन्होंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टेप बढ़ा दिया है, कदम उठा दिया है, उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ये इनोवेट कर रहे हैं। इन्हें पता है आगे आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चलिए यूरोपियन संघ के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में स्थित 27 देशों का ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। तो देखिए यदि यूरोपियन यूनियन ने इसको परमिशन दी है, इसका तात्पर्य है कि दुनिया से 27 देशों ने अपने यहाँ लॉ एक्सेप्ट कर लिया है। तो दुनिया के 27 देश हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विजयक किस संस्था से संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट विजयक है, हम विजयक की बात कर रहे हैं, तो ये संबंधित है बीआरओ से। बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए बीआरओ क्या करता है, दरअसल ये जो संगठन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है, जितना भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो हमारा बॉर्डर का एरिया है, सभी में ये सड़कें बनाता है। सड़कें बनाने का जो काम है वो इसी ही का है। देखिए इनकी ड्यूटी भी बहुत टफ मानी जाती है। ये ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में सड़कें बनाते हैं जहां आना जाना वाकई बहुत मुश्किल है। तो देखिए लद्दाख के कारगिल में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट विजय के तहत क्या किया है, स्वदेशी रिजुपेयर सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कर सड़क का निर्माण किया है। ये कब लॉन्च हुआ था, विजयक है ये लॉन्च हुआ था 2010 में। इसका उद्देश्य है बीआरओ का जो प्रोजेक्ट है हिमांग, उसके साथ लद्दाख का जो क्षेत्र है उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, उसका मैनेजमेंट करना। क्या है, ये सड़क निर्माण की एक तकनीक है। देखिए आपको पता ही है, आप में से कुछ लोग शायद गए हों लेह लद्दाख, तो वहां बड़ा मुश्किल है। तो ये उस क्षेत्र में भी जो क्या है सड़क बना रहे हैं, वहां सड़क बनाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं का काम है, ठीक है। ये लोग ही वहां ये देखते हैं। इसे किसने डेवलप किया है, सीएसआईआर।
सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वैसे CSIR क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए, इस तकनीक के माध्यम से क्या होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री टेम्परेचर है, उसकी स्थिति में भी हाई एल्टीट्यूड वाले जो क्षेत्र हैं उन पर बिटुमिनस सड़कों को बनाया जा सकेगा। देखिए, जब बहुत 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तब काम नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक से क्या होगा, ये जो उच्च क्षेत्र है, ये जो उच्च तमता वाले जो क्षेत्र है, इनमें ये लोग सड़क बना सकेंगे। ठीक है, बिटुमिनस सड़कों को बनाया जाएगा। बीआरओ की हम बात कर लेते हैं। देखिए, बीआरओ की जो स्थापना हुई थी ये 7 मई 1960 को हुई थी, और देखिए ये 1960 से है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीआरओ के बारे में जानते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, हमें जानना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए, इसके चीफ कौन है अभी, इसके ये देखिए जो है कि आर्मी की तरह ही इनकी रैंक्स हैं। तो इसके जो चीफ हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इसके चीफ हैं वर्तमान में। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए, ज्योति आत्रे की हम बात कर रहे हैं, ये कहां से है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कहां से है? ये भोपाल की है और ये 55 वर्ष की हैं। देखिए, 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये अब माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। तो देखिए, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, और आपको ये याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, सबसे उम्रदराज महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ज्योति आत्रे। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है संगीता बहल। देखिए, संगीता बहल, अब तक ये जो रिकॉर्ड था संगीता बहल के नाम था, जिनकी आयु है 53 वर्ष। ठीक है, इन्होंने 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ज्योति आत्रे ने। संगीता बहल की बात कर लेते हैं। 19 मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। देखिए, 2018 में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और 2024 में ये ज्योति आत्रे ने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आपने सबसे उम्रदराज महिला तो देख ली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला। तो देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली? तो ये है काम्या कार्तिकेयन। ये कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और आपको पता है, फिलहाल में जो नेपाली शेरपा हैं, उन्होंने माउंट कामेरीता शेरपा जो है, उन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दिया है। खैर, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 33% जो आरक्षण है, इसका प्रावधान किसने किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, जितने भी सरकारी विभाग हैं और संगठन हैं, उनके द्वारा आउटसोर्स किए जा रहे पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ये जो आरक्षण है सरकारी आउटसोर्स नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए होता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे आउटसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम एक बार पहले डाटा देख लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे आउटसोर्स जॉब्स होती क्या है। तो देखिए, कर्नाटक सरकारी विभाग में क्या है, 75,000 से ज्यादा लोग जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, आउटसोर्स क्या होता है, इसमें कोई कंपनी है, ठीक है, इसमें कोई कंपनी है जो लोगों को हायर करती है। ठीक है, ये लोगों को हायर करती है काम करने के लिए, और इन्हें डिप्लॉय कहाँ करती है? किसी थर्ड जगह, किसी तीसरी जगह डिप्लॉय करती है। यानी ये जो कंपनी इन लोगों को हायर करती है, ये अपने लिए हायर नहीं करती है, ये हायर करती है किसी तीसरे के लिए। तो क्या है, थर्ड पर्सन वाला इसमें काम है। और इसमें ये क्या करते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जैसे ये हो गए ड्राइवर हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, और कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को ये काम पर रखती है। ठीक है, ये एजेंसियों को, एजेंसी जो होती है ये उनको काम पर रखती है, फिर तीसरे बंदे से को फिर ये हायर करके तीसरे बंदे से
जाके स्टेप बाय स्टेप वर्क हो गया, तब ये बंदे को डेप्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो बताइए ये कहाँ आयोजित हो रहा है, ये कहाँ आयोजित होना है? तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं, ये आयोजित होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साल 2026 की बात करें तो ये जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और साल 2029 में होगा ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। 2029 में कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में ये होगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं एएफसी वुमेन्स एशिया कप है क्या। एशियाई देशों की महिला फुटबॉल प्रतियोगिता ये है। स्थापना हुई थी इसकी 1975। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल, उसका नामकरण किस देश ने किया है? देखिए आपको पता है ये वर्तमान में ये जो है चक्रवात चला हुआ था रेमल, आपसे पूछा गया है कि इसे किस देश ने ये नाम दिया था। आपको पता है, देखिए इसके लिए हम किसी दिन अलग से क्लास बना देंगे। इसके लिए ना एक वर्ष में आने वाले जो चक्रवात हैं, जहां जितने भी चक्रवात आते हैं उनके लिए एक सारणी जारी होती है। उस सारणी में देशों द्वारा नाम दिए जाते हैं 1 2 3 इस तरह से करके। तो उसमें क्या होता है, पहले जिस भी देश में जहां भी चक्रवात आया वो पहला नाम दिया जाएगा, फिर दूसरा सीक्वेंस वाइज वो पहले ही बना दिया जाता है। तो जिस देश में सीक्वेंस में जहां 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 चक्रवात आते जाते हैं वहां वहां वो इस लिस्ट में से उठा के वो नाम उन्हें दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपसे पूछा गया है जो चक्रवात रेमल है इसका नामकरण किस देश ने किया? तो देखिए इसका जो नामकरण है ये किया है ओमान ने। ठीक है, ओमान की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये जो रेमल तूफान है ये कहाँ कहाँ आया है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर इसके पहुंचने की संभावना है। ठीक है, ये आया है यहाँ। और बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के जो नामकरण है उसकी प्रणाली के अनुसार इसका नाम रेमल रखा गया है। ठीक है, अरबी का शब्द है रेमल। जो रेमल जो वर्ड है ये इसका ये एक अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का, और इसका अर्थ होता है रेत। ठीक है, रेत। और इसका ये किसने दिया है? ये दिया है ओमान। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल लगे रहिएगा। और हमारी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं आपकी, दो क्लासेस शायद, तो आपकी वो क्लासेस जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और यदि हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।